हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट एकेडमी पे। आज हम संपत्ति के अधिकार की चर्चा करेंगे कि किस अनुच्छेद में दे रखा है। अक्सर लोग इसको अनुच्छेद 31 को छोड़ देते हैं। अनुच्छेद 31, 31A, 31B और 31C। आज इन सब की हम चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 31 में क्या रखा है, 31A में, B में और 31C में। तो यहाँ पे जो 31 दे रखा है, इसके अंतर्गत ये 31A, B, C नहीं आता है। ये 31 से अलग है। जो अनुच्छेद 31 था, ये मूल अधिकार था हमारा संपत्ति का अधिकार। इसको हटा दिया गया है और इसको कहाँ पे रखा गया है, आज हम इन सब की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 31 क्या है, 31B और C। तो इन सब की हम चर्चा करते हैं एक-एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं संपत्ति का अधिकार क्या है। तो संपत्ति का अधिकार जो हमारा था, मूल संविधान के भाग 3 में, जो संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा दिया गया है। कैसे? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इससे फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार से हटाकर इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो पहले क्या था, मूल संविधान में क्या क्या था? तो मूल संविधान में भाग 3 में, जो भाग 3 में मूल अधिकार दे रखा है, भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मूल संविधान में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, उससे पहले की बात है कि संपत्ति का अधिकार जो हमारा था, मूल अधिकार था, ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भी आता था और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत। 19(1) का सब क्लॉज F जो है, संपत्ति के अर्जन, व्ययन और उसको धारण करने की स्वतंत्रता देता था। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सब हमारे 6 प्रकार के अधिकार थे। तो अब कुल मिलाकर के पहले 7 थे, अब कुल मिलाकर के 6 हैं। तो इसी को हटा दिया गया है। यहाँ पर भी 19 के अंतर्गत भी स्वतंत्रता में संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी, रखने की, अर्जन करने की और धारण करने की, ये सारी स्वतंत्रता 7 थी। तो वहाँ पे भी हटा करके 6 कर दिया गया है। बाकी स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध और धर्म की जो स्वतंत्रता थी, वहाँ पे भी 7 स्वतंत्रताएं थी। संपत्ति को मिलाकर उसको भी हटा दिया गया है। तो संपत्ति का अर्जन, व्ययन और धारण, अनुच्छेद 19 के 1 का सब क्लॉज F जो है, संपत्ति को अर्जित करने की स्वतंत्रता देता था, उसको खर्च करने की स्वतंत्रता और उसको रखने की स्वतंत्रता देता था। और अनुच्छेद 31 में क्या था? अनुच्छेद 31 में यह था कि राज्य किसी की संपत्ति जो अधिग्रहण कर लेती थी, तो उसके विरुद्ध यह संरक्षण प्राप्त था। तो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के खिलाफ जो स्वतंत्रता थी, जो अधिकार था, वो अनुच्छेद 31 में दे रखा था। तो आइए अब देखते हैं कि इसको हटाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जब 1900 जब स्वतंत्र देश आज़ाद हुआ हमारा, तो उस समय क्या हुआ कि देश की विकसित संरचना को और बढ़ावा देने के लिए लोगों की संपत्ति ली जाने लगी। जो संपत्ति ली जाने लगी, तो जमींदार बड़े बड़े थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे ये मूल अधिकार का हनन है। यहाँ पे संपत्ति का अर्जन, व्ययन, धारण एक ये, और राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के खिलाफ अधिकार, यानी कि उसको संरक्षित रखने का जो अधिकार था अनुच्छेद 31 में। किसके खिलाफ? राज्य के खिलाफ। तो राज्य के खिलाफ जो संपत्ति की सुरक्षा करता था, वो अनुच्छेद 31 करता था। तो वहाँ पे जो है संरचनाएं, अवसंरचना, देश की आधारभूत अवसंरचना, किसी की ज़मीन ली जाती थी तो वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता था। इससे बाधाएं आती थी, देश की अवसंरचना के विकास में जो बाधाएं आती थी, तो क्या किया गया, कुछ प्रावधान लाए गए। अब तो इसको 44वें संविधान संशोधन से 1978 द्वारा इसे मूल अधिकार से हटाकर, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से हटाकर इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकार और विधिक अधिकार में अंतर हमारा यही है कि जब हम मूल अधिकार प्रभावित होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और जो विधिक अधिकार होते हैं, संवैधानिक अधिकार होते हैं, उनको लेकर के सीधे हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। उनको एक प्रक्रिया के तहत नीचे से ऊंचे स्तर पे धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन मूल अधिकार जब हमारा प्रभावित होता है तो सीधे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, इंपॉर्टेंट है, 1978 में, और मूल अधिकार से हटा करके इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। अब रखा कहाँ गया है? तो इसे भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत रखा गया है। अनुच्छेद 300A के तहत रखा गया है। मूल अधिकार में कुछ
अनुच्छेद ऐसे भी हैं जो मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32। हमारे मूल अधिकार से संबंधित अगर किसी चीज़ का हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 हमें सुरक्षा प्रदान करता था। अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि जो हमारे मूल अधिकार के हनन पे रिट जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर सकती है और 226 के तहत हाई कोर्ट जारी कर सकती है। लेकिन अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि विधि से अगर हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वहाँ पे वो कानून निरस्त कर दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो अनुच्छेद 300A में रख दिया गया, भाग 12 के 300A में रखा गया। अब इसे अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 के तहत सुरक्षा प्राप्त नहीं है, यानी कि संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 के तहत अब इसे सुरक्षा प्रदान नहीं है। यानी कि अब इसका हवाला देते हुए अनुच्छेद 32 और 13 के मतलब आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा संपत्ति का अधिकार रखा जाए। देखिए अनुच्छेद 300A में क्या रखा गया है, विधि के प्राधिकार के बिना, किसके बिना, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि अब संपत्ति से आपको वंचित किया जा सकता है लेकिन उसके लिए कोई कानून बनाया जाएगा। अब ऐसे नहीं कि पहले यहाँ पे क्या था, आर्टिकल 13 क्या कहता था, अगर कोई कानून भी हमारा बनता है और वो मूल अधिकार का हनन करता है तो वहाँ पे वो शून्य हो जाएगा, जो कानून होगा वो या उसको कम कर दिया जाएगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर कानून बन जाता है, क्योंकि ये विधिक अधिकार है और 300A में रखा गया है, भाग 3 के बाहर रखा गया है, तो अब कानून बनाकर व्यक्ति को संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। संपत्ति से वंचित किया जा सकता है परंतु वो अवसंरचना के विकास और लोक कल्याण में होना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि अनुच्छेद 31 तो हमारा ये हो गया। अब अनुच्छेद 31A, B और C, अनुच्छेद 31 से ये अलग है। मान लीजिए अगर हम अनुच्छेद 31 में कुछ अनुच्छेद 31 के अलावा कुछ हम उसको बीच में बढ़ाना चाहें मूल अधिकार में ही, तो हम ABC करके बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको 31 के बाद इसको 32 कर देते, तो इसलिए सारे क्रम बदलने पड़ेंगे। 32 को 33 करना पड़ेगा, 33 को 34 करना पड़ेगा, इसलिए उसको ABC दे दिया गया। इसको तो हटा दिया गया है पूरी तरीके से, ये संपत्ति का अधिकार था, मूल अधिकार को हटा दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ और है, क्या भाग 3 से संपत्ति के अधिकार को बिल्कुल हटा दिया गया है? बिल्कुल नहीं हटाया गया, अभी भी कहीं पे है, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 31A। तो अनुच्छेद 31A क्या कहता है कि राज्य लोकहित में, किसके, लोकहित में संपत्ति का अधिग्रहण करते हैं, संपत्ति का अधिग्रहण करते हैं तो उसे मूल अधिकार के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी कि अनुच्छेद 31A हमारा कहता है कि राज्य यदि लोकहित में संपत्ति का अर्जन करता है तो उसे मूल अधिकार के हनन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो और दूसरा क्या है कि कृषि योग्य भूमि पर राज्य को हर्जाना देना होगा। ये 17वां संविधान संशोधन 1964 में लाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। 1964 में ये नियम लाया गया था कि कृषि योग्य अगर भूमि आपकी निजी भूमि है तो उसको अगर राज्य लेती है तो उसको मार्केट प्राइस पे पर्याप्त हर्जाना देना होगा। तो यहाँ पे तो अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B को पहले संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। पहला संविधान संशोधन 1951 में जो हुआ था हमारा, अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B को लाया गया। तो अनुच्छेद 31 हमारा यही कहता है कि राज्य लोकहित में संपत्ति का अगर अधिग्रहण करती है तो उसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये कब की बात है, अनुच्छेद 31A और 31B तब की बात है जब हमारा 44वां संविधान संशोधन नहीं लाया गया था, उसमें तो इसको हटा ही दिया गया, तब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर लोकहित में संपत्ति का अधिग्रहण करता है, अगर ये पहले से होता तो अनुच्छेद 31A और 31B को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अनुच्छेद 31 क्या कहता है कि राज्य अगर लोकहित में किसी संपत्ति का अर्जन करती है तो उसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। दूसरा, उसी अनुच्छेद 31 में ही ये अनुच्छेद 31A और B जो है ये पहले संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, लेकिन अनुच्छेद 31 के A के अंतर्गत जो कृषि योग्य भूमि पर राज्य को हर्जाना देना होगा, ये हमारा अनुच्छेद
ये 17वां संविधान संशोधन 1964 में लाया गया। अनुच्छेद 31 बी क्या कहता है? अनुच्छेद 31 बी जो हमारा है नवीं अनुसूची से संबंधित है। तो नवीं अनुसूची में क्या होता था कि अगर कोई भी कानून या नियम नवीं अनुसूची में डाल दिया जाता था तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी कि हमारा ये मूल अधिकार है या किस तरह से अधिकार है किसी भी तरीके से। तो क्या कहता है नवीं अनुसूची में, इस अनुसूची के कानून न्यायिक समीक्षा के बाहर होंगे, यानी कि उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकेगी कि ये मूल अधिकार का हनन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो क्या हुआ कि 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद वाद, एक जो बहुत फेमस वाद है, सबसे बड़ा अब तक के माना जाता है, तो उसने कहा कि जो कानून नवीं अनुसूची में डाले जाएंगे उन पर न्यायिक समीक्षा की जाएगी। इस तारीख से 24 अप्रैल 1973 के बाद जो कानून नवीं अनुसूची में डाले जाएंगे उन पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये किस लिए लाया गया? क्योंकि इस नवीं अनुसूची के कानून का बहुत ही दुरुपयोग होने लगा। तो उस दुरुपयोग को रोकने के लिए केशवानंदवाद में ये कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद में जितने भी कानून नवीं अनुसूची में डाले जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। इसके पहले के जो नियम और कानून हैं उन पर न्यायिक समीक्षा अभी भी नहीं की जा सकती है। तो ये हमारा अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B हो गया। ये याद रखना, पहले संविधान संशोधन 1951 में लाया गया था 31A और 31B को। 31A में लोकहित में संपत्ति के अधिग्रहण पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, और 31B हमारा नवीं अनुसूची से संबंधित है, जो ये कहता है कि नवीं अनुसूची में डाले गए नियम कानून उस पर न्यायिक समीक्षा से बाहर होंगे। लेकिन कब? 1973, 24 अप्रैल 1973 के बाद की न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं होंगे, उससे पहले के न्यायिक समीक्षा के बाहर होंगे। अब अनुच्छेद 31C हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 31C जो हमारा 25वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा लाया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार के ऊपर वरीयता दी गई है, यानी कि यहाँ पे मूल अधिकारों को कम कर दिया गया है और डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जो है ज़्यादा वरीयता दी गई है। तो क्या कहता है? अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C, 39B और 39C को लागू करने के लिए यदि राज्य कोई विधि बनाती है तो उसे अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जामों में पूछा था, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पूरे ये जितना भी पार्ट है लोग अक्सर इसको स्किप कर देते हैं। ज़्यादातर वो स्वतंत्रता का अधिकार में समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म का, अल्पसंख्यक अधिकार, यही सब पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अनुच्छेद 31C, तो अनुच्छेद 31C डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के ऊपर, मतलब फंडामेंटल राइट के ऊपर उसको रखा गया है, इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C को लागू करने के लिए यदि राज्य कोई विधि बनाती है तो अनुच्छेद 14 और 19 पे आधार पर उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। अतः यहाँ 31C आता है वहाँ अनुच्छेद 13 चला जाता है। कैसे? अनुच्छेद 13 हमारा यही कहता है कि मूल अधिकारों का कम करने वाली या हनन करने वाली कोई भी विधि, अगर कोई भी कानून अगर बनता है तो वहाँ पे वो कम कर दी जाएगी या तो वो निरस्त कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो मूल अधिकार कम कर दिया जा रहा है, मूल अधिकार जो है कम कर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 39B और 39C यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को ज़्यादा वरीयता दी जा रही है। तो यहाँ पे देखो अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पर इसे चुनौती नहीं दे सकते। अतः ये कहा जा सकता है कि 31C जहाँ आता है वहाँ पे अनुच्छेद 13 चला जाता है। तो अनुच्छेद 31C हमारा यही कहता है कि 39B और 39C को लागू करने के लिए यदि राज्य कोई विधि बनाती है, भले ही आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा उससे, अगर राज्य 39B और 39C को लागू करने के लिए कोई नियम कानून बनाती है और आपके मूल अधिकार का हनन हो जा रहा है तो वहाँ पे अनुच्छेद 13 शून्य हो जाता है। यानी कि वहाँ पे आप सीधा सीधा इतना समझिए कि 31C में यही कहा गया है कि मूल अधिकार के ऊपर नीति निर्देशक तत्वों को ज़्यादा वरीयता दी गई है। ठीक, अब हमारा 39B और 39C इतना महत्वपूर्ण है क्या, इसमें देखते हैं क्या है। तो 39B जो हमारा कहता है
कि लोक हित में समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण, यानी कि अगर लोक हित के हिसाब से देखा जाए, अगर भौतिक संसाधनों का समान वितरण नहीं किया जाएगा तो जो पैसे वाले हैं और पैसे वाले होते चले जाएंगे और जो गरीब हैं और गरीब होते चले जाएंगे। तो समुदाय के जो भौतिक संसाधन हैं उनको समान रूप से समान वितरण करने के लिए ये अनुच्छेद 39B को मूल अधिकार पे ज़्यादा वरीयता दी गई है, क्योंकि समानता लाने के लिए अगर भौतिक संसाधनों का समान वितरण नहीं होगा तो वहाँ पे समानता तो और असमानता बढ़ती चली जाएगी। इसलिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण, अनुच्छेद 39B बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 39C हमारा क्या कहता है कि धन के उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण न हो, यानी कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े बड़े उद्योगपति, जितने भी किसी निजी संस्था के पास जितनी भी धन का संकेंद्रण है ये एक पास ना हो पाए। इसलिए क्या करती है सरकार, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है, ये आपने सुना होगा प्रगतिशील कर, अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो उस पर आपका टैक्स भी बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई 10 रुपये कमा रहा है उस पर भी 5 रुपये का टैक्स लग रहा है और कोई 100 रुपये कमा रहा है या 1000 कमा रहा है उस पर भी 5 रुपये का टैक्स लग रहा है। तो यहाँ पे तो आय के आधार पर टैक्स लगाया जा रहा है। जिसकी जितनी ज़्यादा आय उतना ज़्यादा टैक्स, जिसकी जितनी कम इनकम उतना ही कम टैक्स। क्यों? क्योंकि अगर टैक्स बराबर रखेंगे तो जो करोड़पति और लखपति हैं उनके पास संपत्ति ज़्यादा चली जाएगी, इसलिए उन पे ज़्यादा कर लगा करके संकेंद्रण को रोका जाता है। तो संपत्ति के संकेंद्रण को रोकने के लिए आपने प्रगतिशील कर सुना होगा कि जितनी इनकम बढ़ती है उसके आधार पर उसका कर भी बढ़ता चला जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 39C। अब देखते हैं कि भाग 3 में या जो मूल अधिकार का भाग है, क्या संपत्ति के अधिकार अभी भी उसमें कुछ हैं कि नहीं है। तो आइए देखते हैं जो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 30 का 1 इसमें क्या कहता है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था के अर्जन पर राज्य को पर्याप्त हर्जाना देना होगा। यानी कि कोई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था है और राज्य उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लेती है तो उसको पर्याप्त हर्जाना देना होगा। और ये हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा लाया गया था। अनुच्छेद 31A में भी कृषि योग्य भूमि के अर्जन पर राज्य को हर्जाना देना होगा, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे देखा था अनुच्छेद 31 के इसमें कृषि योग्य भूमि पर राज्य को हर्जाना देना होगा। ये 17वां संविधान संशोधन 1964 द्वारा लाया गया था। तो ये 31A, तो 31A में और 30 का 1 जो सब क्लॉज 1 है इसमें अभी भी संपत्ति के प्रावधान बरकरार हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से पूरी तरह से हटा दिया गया है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 30 का सब क्लास 1 और अनुच्छेद 31A अभी भी भाग 3 में उपस्थित है जो संपत्ति के प्रावधान का जिक्र करता है। तो इसलिए पूरी तरह से संपत्ति का अधिकार उसमें नहीं हटाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 31C, 31A और B ये अक्सर लोग छोड़ देते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा आसान करने की कोशिश की है, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा।